Hello everyone, welcome in chemistry classes. In last class we are discussed CFT in coordination compounds. Crystal field theory in coordination compounds, in which we are discussed according to CFT metal ligand bond between metal ligand bonds are ionic. मेटल और लाइगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक नेचर का होता है। और इस थ्योरी में लाइगेंड को क्या दिया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है। आपको मैंने ये बताया कि अगर एनायनिक लाइगेंड स्पीसीज है तो वो किसके रूप में माना जाएगा, पॉइंट चार्ज के रूप में। और यदि न्यूट्रल लाइगेंड स्पीसीज है तो उसे पॉइंट न्यूट्रल के रूप में, न्यूट्रल है तो उसको पॉइंट डाइपोल के रूप में माना जाएगा। ये हमने कल डिस्कस किया। फिर मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग के बारे में बताया कि टू टाइप के इसमें सेट होते हैं, एक T2G होता है और एक EG होता है। T2G और EG में जब भी कोई लाइगेंड स्पीसीज सेंट्रल मेटल एटम के पास आता है फॉर बॉन्डिंग तो उसमें क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो उसमें आपने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन था और एक वीक फील्ड रीजन था। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि एक तो वीक फील्ड रीजन था और दूसरा क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। अब क्या है इन वर्ड्स का क्या मतलब है। वीक फील्ड रीजन का मतलब क्या है कि जो आने वाला लाइगेंड स्पीसीज है वो स्प्लिटिंग क्या करता है, किसकी, T2G और EG की कम करता है। इट मींस यहां P इज ग्रेटर देन डेल्टा O। और स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है कि वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। इट मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। फिर आपको मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बताया कि जो वीक फील्ड रीजन होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन होता है उसमें D1, D2 एंड D3 में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। किसमें, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। ठीक है। अब यदि D4 आता है तो वीक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, T2G4 EG 0। और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है, सॉरी इसमें क्या रहेगा, T2G3 और EG 1 वीक फील्ड में। और यदि डेल्टा O होता है तो क्या रह जाता है, नीचे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है T2G4 EG 0। इस टाइप से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डिस्कस करके बताया था। ठीक है। अब क्या है कि वीक फील्ड में आपने क्या देखा, पेयरिंग यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और यहां कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। क्योंकि T2G में क्या होगी, पेयरिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन की। तो आप क्या देख रहे हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है और वहां कम है। तो यहां ज्यादा, इसका मतलब वो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या होगा वो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां आपने क्या देखा, पेयरिंग होने से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए ये क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिए, जो वीबीटी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि उसने लाइगेंड स्पीसीज के स्प्लिटिंग के बारे में नहीं बताया था। सीएफटी ने इसको टू टाइप से बताया कि कुछ लाइगेंड स्पीसीज वीक फील्ड रीजन से रिलेटेड होते हैं जहां उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम होती है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, और वहां इलेक्ट्रॉन की क्या नहीं हो पाती, पेयरिंग नहीं हो पाती, और वहां इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ज्यादा रहते हैं। इसलिए वहां जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। जबकि यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पेयरिंग, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं जिससे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये जो है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इजी में भी आ गया। अब अगर मान लो अपने बात करें D7 की, D7 की जब पोजीशन करते हैं तो D7 में क्या पोजीशन बनती है, T2G क्या हो जाएंगे,
टोटल अपने 5, तो Ag2 और 5, तो Ag में यहाँ ऑर्बिटल नहीं है और यहाँ क्या पोजीशन बचती है, T2G 6 और Eg1, ये D7 के लिए। तो अब आप क्या देख रहे हो कि Eg में 2 ऑर्बिटल में एक में इलेक्ट्रॉन फिलअप है, एक क्या है अभी भी रिमेनिंग है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी यहां जो बनेगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। जबकि यहां अब डी तो कंप्लीट हो चुके दोनों, तो आने वाला जो लाइगेंड स्पीसीज है वो आउटर ऑर्बिटल में जाएगा, तो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहां स्पिन की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, तो ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, और ये क्या हो गए, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान दीजिए, इन वीबीटी वी आर डिस्कस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनके बारे में उन्होंने बताया था परंतु उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, बट इन सीएफटी these are explained by splitting of the d orbital by presence of a ligand species, यानी ligand species की प्रेजेंस से इस चीज का क्या कर दिया गया, एक्सप्लेनेशन कर दिया गया। अब क्या है कि जो ligand species आता है उसकी स्प्लिटिंग से अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ splitting by ligand species to form a series, क्या बनाएगी, ये के सीरीज फॉर्म की गई। इस सीरीज का नाम क्या रखा गया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम रखा गया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो लाइगेंड स्पीसीज हैं इनको बाय स्प्लिटिंग ऑफ द T2G एंड Eg के बेस पे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइट्स के बेस पे सीरीज बनाई गई, जिसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या लिखा मैंने, आयोडाइडो, फिर क्या लिखा मैंने, ब्रोमिडो, ब्रोमाइड होता है तो ब्रोमिडो, क्या लिखा मैंने, थायोसाइनेटो, क्लोरिडो, सल्फाइडो, फ्लोरिडो, हाइड्रोक्साइडो, ऑक्जेलेटो, H2O, क्या है, एक्वा, फिर आता है EDTA, इथाइलिन डाई टेट्रा एसीटेटो, फॉर नेगेटिव, एमीन, इथाइलिन डाई एमीन, नाइट्राइटो, साइनिडो, कार्बोनिल। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया है। तो ये जो लाइगेंड स्पीसीज हैं H2O तक, टिल टू H2O, टिल टू एक्वा, ये वीक फील्ड रीजन से रिलेटेड हैं।
और ये जो मैंने नीचे आपको लिखा है ये किससे रिलेटेड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से। ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे कि आपको जैसे 5-6 जो भी लाइगेंड स्पीसीज देंगे और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। तो ये सीरीज आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें। सबसे पहले हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि जो अपने हैलाइड आयंस हैं उनमें आयोडाइड से लेके फ्लोराइड तक इंक्रीज होगा। फिर इसमें थायोसाइनाइड, सल्फाइड्स और फिर हाइड्रोक्साइडो, ऑक्जेलेटो और H2O, ये वीक फील्ड रीजन के हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो उसमें स्प्लिटिंग कम होगी और वहां किस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यदि EDTA4 नेगेटिव, एमीन, इथाइलिन डाइएमीन, नाइट्राइटो, साइनाइडो और कार्बोनिल लाइगेंड स्पीसीज प्रेजेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से रिलेटेड होंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से जो रिलेटेड होगा वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। इट मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं या स्प्लिटिंग भी कहते हैं, उनका वैल्यू ज्यादा होने के कारण वहां इलेक्ट्रॉन पहले नीचे के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें कंप्लीट भरे जाएंगे और फिर ही जो ऊपर के ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो वहां बनने वाले कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। ये बातें बिल्कुल भी आपको इसमें डाउट क्रिएट नहीं करना है, डाउट क्लियर रखना है, क्रिएट नहीं करना, क्लियर रखना है। क्या है? पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्लिटिंग बाय लिगेंड्स टू फॉर्म ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द absorption of the light ligand species to form a series that is known spectrochemical series। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ लाइगेंड जो स्पीसीज हैं ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि ये सारे वीक फील्ड के आएंगे। आपको यही अच्छी तरह से याद करने हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और जो मेनली लाइगेंड, वैसे बहुत सारे लाइगेंड स्पीसीज हैं, इन अनदर हायर क्लासेस में आप इससे रिलेटेड और भी ज्यादा पढ़ोगे, परंतु इन 12th क्लास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इतना ही आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिए जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। फिर मैंने आपको बताया है कि EDTA से लेके CO तक ये स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन का होगा तो वहां डेल्टा O क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। इट मींस वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन का ही दूसरा नाम क्या है? इनर ऑर्बिटल और स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स होंगे। और यहां जस्ट मैंने इसका ऑपोजिट बता दिया आपको कि यहां वीक फील्ड रीजन से रिलेटेड जो भी है तो वो क्या होंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अब हम एक एग्जांपल से इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आपने इन VBT क्या पढ़ा था? COF6 नेगेटिव और CONS3 पॉजिटिव। अब इन दोनों में सेंट्रल मेटल एटम सेम है क्या? कोबाल्ट, और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज भी सेम है। तो डिफरेंस किससे आएगा? प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड स्पीसीज। F जो है वो किससे रिलेटेड है? वीक फील्ड रीजन से रिलेटेड है। तो आपने VBT में ये देखा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3d2 था, और यानी कि इसमें आउटर ऑर्बिटल d ऑर्बिटल यूज होते हैं, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था और स्पिन फ्री है। जबकि इसके अंदर आपने देखा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स बनता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। आपको पता है इसकी जो नेचर थी वो मैंने आपको क्या बताया था? डायामैग्नेटिक नेचर बताई थी, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? पेड हो जाते हैं। और इसकी मैंने आपको नेचर क्या बताई थी? पैरामैग्नेटिक बताई थी। किसके अकॉर्डिंग? VBT। जबकि वहां इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था कि ये पैरामैग्नेटिक
और डायमैग्नेटिक नेचर तो शो कर रहा है, परंतु इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हो गए और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुए। उसके पीछे CFT बाई स्प्लिटिंग इस चीज का एक्सप्लेनेशन करती है कि प्रेजेंस ऑफ एमाइंस लाइगेंड splitting much more than presence of a फ्लोरिडो। ठीक है, तो फ्लोरिडो की प्रेजेंस में क्या होती है, कम होती है स्प्लिटिंग, और इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन से रिलेटेड है और वो वीक फील्ड रीजन से रिलेटेड है। तो ये CFT का मेन जो हमने पढ़ा है, उसमें स्प्लिटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग अच्छी तरह से आपको आनी क्लियर कर दी मैंने आपको कि इसमें 2 टाइप के फील्ड रीजन होंगे, एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा। उनसे रिलेटेड एक सीरीज बताई है जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पर कुछ लाइगेंड स्पीशीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इनसे रिलेटेड अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना, और पॉइंट टू पॉइंट आप इनका याद कीजिए। एग्जाम में रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये चल रहा था अपना पॉइंट ऑक्टाहेड्रल का। इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में करते हैं। अब टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। तो उससे भी रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब टेट्राहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। यानी आने वाले लाइगेंड स्पीशीज, अप्रोचेज लाइगेंड स्पीशीज आर 4। कितने हैं, 4 हैं। तो मैंने आपको बताया था कि DXY, DYZ एंड DZX, इनको क्या कहते हैं, T2। G और DX2, Y2 और DZ2, इनको क्या कहते हैं, EG। किन में, ऑक्टाहेड्रल्स में। तो यहां मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज होती है कोई भी, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज है, इसमें जो लाइगेंड स्पीशीज है, तो इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन ऑफ सेंटर प्रेजेंस होता है, इसलिए वहां G यूज किया जाता है। G का मतलब होता है जीरेट। G का मतलब क्या होता है, जीरेट से रिलेटेड है। और ये कहां पे यूज किया जाता है, जहां प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्रेजेंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ सेंटर हो, वहीं G को यूज किया जाएगा। इन ऑक्टाहेड्रल केवल इनको क्या लिखा जाएगा, T2। इसको क्या लिखा जाएगा, E। ये किसके लिए है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, और ये किसके लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए है। टेट्राहेड्रल में आपको पता है कि लेक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, यानी वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इस कारण से वहां इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसमें G को यूज नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड CBSE एग्जाम्स। अच्छी तरह से इस पॉइंट को मैंने अलग से आपके सामने क्लियर कर दिया कि T2G और EG जो ऑर्बिटल हैं वो केवल ऑक्टाहेड्रल्स में होंगे। G वर्ड्स का मतलब होता है जीरेट्स। जीरेट्स का मतलब होता है जहां प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या इन्वर्जन सेंटर हो। बट फॉर टेट्राहेड्रल इसको केवल T2 या E लिखेंगे। अब क्या होता है कि ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और ये ऑन द एक्सिस होते हैं या अलोंग द एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो ऑन द एक्सिस, अब आपको पता है इन ऑक्टाहेड्रल
आने वाला लाइगेंड अप्रोच कहां से कर रहा है, ऑन द एक्सिस कर रहा है, तो वहां एनर्जी इजी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, मच मोर रिपल्सन होने से मच मोर एनर्जी उनकी हो जाती है। जबकि इन टेट्राहेड्रल आने वाला लाइगेंड स्पीसीज बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, क्या आ रहा है, बिटवीन द एक्सिस आता है, ये जो अपने तो इन बिटवीन द एक्सिस आता है, तो यहां एनर्जी किनकी ज्यादा होगी, रिपल्सन किन में ज्यादा होगा, T2 में होगा, किन में होगा, T2 में होगा। तो ध्यान से देखिए, ये अपने 5d ऑर्बिटल्स हैं इन फ्री स्टेट या गैसियस स्टेट। फिर ये क्या कर लेते हैं, एवरेज एनर्जी सेटअप कर लेते हैं, बेरी सेंटर कहते हैं इसको। अब आने वाले लाइगेंड स्पीसीज 4 हैं, तो मैंने आपको बताया कि इनमें जो स्प्लिटिंग होती है उसमें T2 क्या चला जाएगा ऊपर और E का कहां चला जाएगा, नीचे, ठीक है। ZX dx² y² और dz², ये क्या है E और ये क्या है T2। G नहीं लगाएंगे इसमें, क्यों नहीं लगाएंगे, इसका रीजन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें E ऑर्बिटल्स यानी dx² y² एंड dz² नीचे क्यों गए, क्योंकि लाइगेंड स्पीसीज हैं वो बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं इन टेट्राहेड्रल, तो रिपल्सन कहाँ ज्यादा होगा, बिटवीन द एक्सिस में जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें ज्यादा होगा और उनकी ही एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्रिस्टल टेट्राहेड्रल के अंदर इस टाइप से क्या होगी, स्प्लिटिंग। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल में आप क्या देख रहे थे कि स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होती है या कम होती है, वो नेचर ऑफ लाइगेंड स्पीसीज पे डिपेंड करती है। जबकि टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता, वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं आता। इसमें स्प्लिटिंग एवरेज स्प्लिटिंग कह सकते हैं, न ज्यादा न कम, इसलिए यहाँ कोई भी इससे रिलेटेड नहीं होगा पॉइंट्स। केवल आपको इतना ध्यान रखना है टेट्राहेड्रल्स में कि T2 ऑर्बिटल्स above the berry center and E orbitals below the berry centers, या एवरेज जो एनर्जी है उनसे नीचे E होता है और ऊपर क्या होता है, T2। अब ध्यान से देखिए, जो एनर्जी में कमी है वो क्या होगी, -3/5 डेल्टा टी, और यहां क्या हो जाएगी, +2/5 डेल्टा टी, ठीक है। तो ये था अपना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। अब अपने जैसे इनविविटी की बात करते हैं, ध्यान से देखिए कि मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिया था, Cl4 2 नेगेटिव और NiCN4 2 नेगेटिव। इन दोनों में सेम मेटल सेम चार्ज, बट डिफरेंट क्या है, लाइगेंड स्पीसीज। तो Ni2 पॉजिटिव जो है इसमें आप जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3d8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3d8 आ जाएगा। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें आप फिल करोगे तो 4 और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी यही सेम पोजीशन होगी, बट ये तो क्या होता है टेट्राहेड्रल यानी sp3, और ये क्या होता है dsp2। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन सा लाइगेंड स्पीसीज है, तो यहां जो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इस पोजीशन के इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहां पैड हो जाता है और ये ऑर्बिटल क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। इस ऑर्बिटल के वैकेंट होने से ये ऑर्बिटल अब क्या होगा, अप्लाइड होगा ds और 2p, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, dsp2, और स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, कैसी बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर।
मैं आपको वीबीटी के साथ इस चीज को रिलेट करके बता रहा हूं कि इसकी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है और इसकी स्क्वायर प्लेनर है, ये वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, जबकि इसको सीएफटी एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये कैसे कर रहा है कि सेम मेटल सेम चार्ज, तो इसमें अपने डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। जब वीक फील्ड रीजन का लाइगेंड स्पीसीज आता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, नहीं होने के कारण एस और आउटर यानी 4s और 4p ऑर्बिटल आर अप्लाइड इन ए इलेक्ट्रॉन fill for a ligand species. So used 1s and 3p to form sp3 hybridized orbital and to form tetrahedral geometry, but in presence of a cyanido ligand species, these electron presence in a d orbital are paired and to free to overlap या use in overlapped. So 1d 1s and 2p, it means dsp2 hybridized orbital form and geometry form square planar. इस टाइप से जो एक्सप्लेनेशन वीबीटी में नहीं की गई थी वो किस में कर दी, सीएफटी में कर दी। तो ऑक्टाहेड्रल में भी आपने देखा और टेट्राहेड्रल में भी देखा, ठीक है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में आपके सामने क्या आ चुका है, अंतर आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है। उसके अंदर T2G ऑर्बिटल्स नीचे थे और EG ऊपर थे, यहां E ऑर्बिटल्स नीचे हैं और T2 ऑर्बिटल्स क्या हैं, ऊपर है, ठीक है। अब CFSE कैलकुलेशन में इनको और क्लियर कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना CFSE कैलकुलेशन इन ऑक्टाहेड्रल एंड ए टेट्राहेड्रल। CFSE क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन ऑब्लिक स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेशन CFSE इन octahedral एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए CFSE ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या देखा आपने, -0.4x.6y, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, और y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, ठीक है। टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल तो क्या चेंज आ जाएगा, -0.4 की जगह क्या जाएगा 6 x प्लस 0.4 y। x क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब समझ रहे हो, बेरी सेंटर से बिलो, और प्लस का मतलब अबो, तो बिलो कौन जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल्स, ध्यान आ गया, और y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी ऑर्बिटल्स। मैंने जी नहीं लिखा यहां, केवल ई जी नहीं लिखा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, T2 लिखा है, T2G नहीं लिखा क्योंकि ये क्या है, टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आपके कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अब किसी के बारे में भी आपको दिए जाते हैं तो आप उसके बेस पे इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
CFSC का। अब रिलेशन बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड ए टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्या है? रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ए ऑक्टाहेड्रल्स। तो क्या रिलेशन होता है? डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं? डेल्टा ओ लिख देते हैं। रटना नहीं है, समझा रहा हूं इसको मैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप। पर देखिए अब टेट्राहेड्रल ये क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में अबो कितने होते हैं? 4, बिलो कितने होते हैं? 3। इसमें अबो कितने होते हैं? 3 और बिलो कितने होते हैं? 2। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या जाएगा? 4/9 डेल्टा ओ। ये रिलेशन आ गया। या डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्या जाएगा? 9/4 डेल्टा टी। तो आप क्या देख रहे हो कि डेल्टा ओ की जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होती है और डेल्टा टी की स्प्लिटिंग क्या होती है? कम होती है। अब ओ की स्प्लिटिंग ज्यादा क्यों होती है? सीधा सा पता चल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल में आने वाले लाइगेंड स्पीसीज ही ज्यादा हैं। कितने हैं? 6, जबकि टेट्राहेड्रल में कितने हैं? 4। तो वहां मच मोर स्प्लिटिंग होगी, इसलिए वहां स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा, यानी ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट इन CFT मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए। इनसे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जब भी CFT का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो स्प्लिटिंग आपको शो करनी है। CFT बेस्ड आता है तो स्प्लिटिंग दिखानी है, T2G, EG, E और T2। ये मैंने आपको अच्छी तरह से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में बता दिया। कैलकुलेशन CFSC बता दी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन हो गया इसमें, कैसे आउटर ऑर्बिटल बनेंगे, कैसे इनर ऑर्बिटल बनेंगे, ये सारे जो ड्रॉबैक्स ऑफ द VBT थे वो सारे के सारे अपने क्या हो गए? क्लियर हो गए इन CFT। तो आप अच्छी तरह से इनके नोट्स बना लीजिए और इनको बार बार रिवीजन कीजिए और जो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए उनको सोल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास। Enjoy, keep enjoy with your study.